सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर में आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हेडिंग डालें 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। ठीक है जी, क्या हेडिंग है? 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। ठीक है जी, हेडिंग क्या है? 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, 3 वैद्युत सदिश। ठीक है जी, 3 वैद्युत सदिश हिंदी में कहेंगे। और इसमें देखो जो पहली हेडिंग है, पहले वाला जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है वो आप जानते हो, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है जी, क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, हिंदी में कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको पता है इसे किससे डिनोट करते हैं? E बराबर होता है F/Q0। मैंने करा रखा है वैसे तो ये, लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक में भी है ये, और यहाँ वेक्टर फॉर्म में है क्योंकि वेक्टर है। 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी कह सकते हो। ठीक है जी, इसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी कह सकते हो। वैद्युत क्षेत्र सदिश तो वेक्टर है ये, तो इसलिए वेक्टर यहाँ आएगा और फिर यहाँ भी वेक्टर आएगा। Q0 आपको पता है ये तो एक चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज आप Q भी ले सकते हो। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ तो देखो टेस्ट चार्ज था, यहाँ तो बस चार्ज ही ले लो। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखो मैंने बताया आपको, यदि आपको डेफिनेशन बनानी होती है तो आप नीचे वाली क्वांटिटी को 1 मान लेते हैं। क्यों क्या मान ले? 1 कूलम। तो वेक्टर E बराबर किसके आएगा? वेक्टर F के। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो वास्तव में किसके बराबर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, वैद्युत बल के बराबर है ना। और कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? जो यूनिट चार्ज पर लग रहा है। ठीक है जी, तो आप कह देंगे, हेडिंग डाल के सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। आप लिखेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ठीक है जी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है जी, किस पे लग रहा है? ऑन यूनिट चार्ज। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा? जो यूनिट चार्ज पर लग रहा है, एक एकांक आवेश पर लग रहा है। ठीक है जी, क्लियर है? तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। और ये कहाँ लगता है? ये लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्या लिखेंगे? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है? तो कोमला लिख दो इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है जी, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए? तो इसे हिंदी में कहेंगे एकांक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में, या वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र सदिश या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है जी, इट इज डिनोटेड बाई, फिर लिखना इट इज डिनोटेड बाई वेक्टर E। इसे वेक्टर E से प्रदर्शित करते हैं। फिर आपको बताना पड़ेगा कि वेक्टर F क्या है और ये Q0 क्या है, मतलब Q क्या है। तो आप कहेंगे नेक्स्ट लाइन से, इफ वेक्टर F बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, अप्लाइड ऑन चार्ज Q, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिख के इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है जी, तो क्या कहेंगे हिंदी में? यदि Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिख के बॉक्स में बंद कर देना। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जिसे आप कहते हैं, ठीक है जी, मैंने पढ़ा दिया है। कर लेंगे आप इसे? चलो देखो, इसके बाद दूसरे पे चलेंगे। 3 वेक्टर थे ना, तो पहला हो गया, और दूसरे का नाम है डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। दूसरे का नाम क्या है? डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है जी, डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। देखो हिंदी में इसे क्या कहेंगे?
डाइलेक्ट्रिक तो होता है परावैद्युत, है ना, और पोलराइजेशन को कहते हैं ध्रुवण। ठीक है जी, तो परावैद्युत ध्रुवण इसे आप कह सकते हैं। देखो ये क्या होता है, ये बहुत आसान है। इसमें आपको सारी बेसिक बातें वही लिखनी है जो मैंने आपको कल भी बताई थी कि व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, है ना, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, तो देन क्या होता है, आपको पता है जो एटम्स हैं डाइलेक्ट्रिक के वो डाइपोल बन जाते हैं। तो देन द एटम्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बिकम डाइपोल, है ना, एंड देयर प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक की लैंग्वेज वही है ना जो मैंने आपको बताई। एक बार हिंदी में सुन लीजिए। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ के परमाणु ध्रुवित हो जाते हैं, ठीक है, तथा पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तक बिल्कुल सेम है कल की बात। फिर देखो फिर क्या है इसका, इसे आप देखो, इसे तो आप वेक्टर ई से डिनोट करते थे, इसे आप वेक्टर पी से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को वेक्टर पी से, कैपिटल, और इसका फॉर्मूला है वेक्टर स्मॉल p अपॉन v। इसका मतलब है यदि v को आप क्या मान लें, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है ये आयतन, तो वेक्टर p बराबर क्या आएगा, वेक्टर स्मॉल p। और वेक्टर स्मॉल p तो आप जानते हैं ये होता है डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट वॉल्यूम में, भाई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है उसके यूनिट वॉल्यूम में यानी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो भी डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसे ही आप क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, तो शुरुआत की लैंग्वेज तो वही भूमिका बेसिक लिखनी है जो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल दी है। फिर उसके बाद आप फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन बनाएंगे बाय दिस फॉर्मूला। तो आप क्या कहेंगे, देखो इसका मतलब है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर P जो है ना वो डाइपोल मोमेंट के बराबर है। तो आप क्या कहेंगे, यानी डाइपोल मोमेंट को ही डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। लेकिन कौन सा डाइपोल मोमेंट, जो पदार्थ के सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है जी, तो आप देखें एक विशेष बात, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे द डाइपोल मोमेंट। ठीक है जी, जहां तक लैंग्वेज बोली उसके बाद नेक्स्ट लाइन से, द डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ठीक है जी, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है, कॉमा लगा लिख देना, इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। हिंदी में सुन लीजिए, परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में, है ना, उत्पन्न विद्युत क्या है, हाँ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं आप, परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं, है ना। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर P, इसे वेक्टर P से प्रदर्शित करते हैं। कर लोगे? चलो, तो ये डेफिनेशन हमने इस आधार पे दी। ये फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का हाँ एक डेरिवेशन सा और है, तो मैं इसी के लगे हाथ करा देता हूँ। देखो कल मैंने एक डायग्राम बनाया था, दोबारा बना देता हूँ। एक प्लेट है, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक प्लेट है ना, और ये आपको पता है कैपेसिटर की प्लेट है ये दोनों। तो देखियो ये तो प्लस चार्ज और इस पर चार्ज कैसा है, माइनस। ठीक है जी, आपको पता है इस पर चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है ना, प्रेरित आवेश, कल बताया था ना। तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाता है, प्लस। मैंने बताया था ये मान लो प्लस क्यू है तो ये हुआ माइनस क्यू। मान लो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा तो इसकी माइनस सिग्मा, और इसका चार्ज मैंने कहा माइनस का क्यू डैश और इसका प्लस का क्यू डैश। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस का सिग्मा डैश और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस का सिग्मा डैश। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने मानी थी।
क्लियर है आपको। और ये एक प्लेट है जिसका एरिया कितना है A, जिसकी थिकनेस कितनी है T, ठीक है जी। एरिया यानी क्षेत्रफल, T यानी थिकनेस, मोटाई, ठीक है जी। थिकनेस T ये है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसके बारे में ही, मतलब ये डेरिवेशन है इसका डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का ही। तो डेफिनेशन तक तो कर लिया आपने, मैंने दोनों लैंग्वेज में बोल दिया है। फिर आप ये डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के बारे में लिखेंगे। तो एक बार सुन लीजिए, बाकी PDF नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो देखो क्या कहेंगे, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक प्लेट ऑफ एरिया कैपिटल A एंड थिकनेस स्मॉल t। लेकिन लैंग्वेज में इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लिखना भी तो सीखें। नोट्स में तो लिखी हुई है ना, तो वो आपको कठिन लगेगी जब अचानक सामने आएगी तो, और यहाँ नहीं बताऊँगा तो। लेकिन यदि मैं यहाँ बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से कैसे लिखी जाएगी, कैसे क्या होगा, तो आपको नोट्स में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी उस लैंग्वेज को पढ़ने में। तो मैंने कहा लेट अस कंसीडर ए डाइलेक्ट्रिक प्लेट ऑफ एरिया कैपिटल A एंड थिकनेस स्मॉल t इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, या इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कह सकते हो क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है भाई। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ E नोट है, नोट यानी एयर में, जब प्लेट नहीं है तो तब तो एयर ही है ना, इसलिए E नोट, ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक। फिर आप क्या कहेंगे, सो एन इंड्यूस्ड चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन इट्स एंड्स, इसके सिरों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है, ठीक है जी। कितना, और हाँ फिर ये मान लो, देखो सिग्मा क्या है लिखना, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, एंड सिग्मा डैश बी द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो बात समझ में आई ना आपको। तो क्या हुआ, माना कोई कैपिटल A क्षेत्रफल तथा स्मॉल t मोटाई की परावैद्युत प्लेट बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखी है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र E नोट में रखी है, ठीक है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है जी। तो आप जानते हैं इस प्लेट के सिरों पर प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित आवेश है ना उत्पन्न हो जाता है। फिर आप कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व है ना, संधारित्री की प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तथा प्रेरित आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा डैश है, ठीक है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज बोल दी है। तब अब देखो देन डेरिवेशन करना है, तो आप मुझे बताओ, इसका डेरिवेशन करना है P का। P बराबर हो जाएगा वेक्टर P अपॉन स्मॉल v। तो पहले तो ये निकाल लो, फिर ये निकाल लो। तो देन डाइपोल मोमेंट, पहले डाइपोल मोमेंट निकाल लो। कैसे निकलेगा भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल p से डिनोट करते हैं, ठीक बात है। और आपको पता है Q इंटू 12 होता है, तो Q तो चार्ज है, यहाँ चार्ज कितना है बताएं। इंड्यूस्ड वाला डाइपोल मोमेंट है ये, इंड्यूस्ड, तो मैं लिख दूँ इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, देन ठीक है जी, इंड्यूस्ड यानी प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या आएगा, Q डैश आएगा, Q इंटू 12 होता है, लेकिन Q डैश लेना पड़ेगा क्योंकि प्रेरित वाला लेना है ना, इंड्यूस्ड वाला लेना है, तो इसलिए क्या लिया Q डैश। और इंटू 12 होता है, 12 यानी लेंथ होती थी वहाँ डाइपोल की, यहाँ लेकिन डाइलेक्ट्रिक की लेंथ कितनी है, थिकनेस कितनी है T, तो क्या आएगा Q डैश इंटू T, है ना, एंड, ठीक है जी। ये वॉल्यूम निकालना है, तो ये इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कहाँ पर प्रोड्यूस्ड हुआ था, एक लाइन थोड़ा सा और बढ़ा दो, प्रोड्यूस्ड इन डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक प्लेट में उत्पन्न हो रहा है ये, ठीक है जी। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कहाँ प्रोड्यूस हुआ, डाइलेक्ट्रिक प्लेट में, ठीक है जी। तो देखो वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ द प्लेट, डाइलेक्ट्रिक प्लेट ये ना, प्लेट भी ये भी है कैपेसिटर की, तो मैं लिख ही देता हूँ। तो किसका वॉल्यूम लेना है, डाइलेक्ट्रिक प्लेट का। क्या आएगा, V बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ का कोई एलिमेंट, जैसे कि यहाँ थिकनेस है ना,
तो ए इंटू टी हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है जी। और आप बस वैल्यू रख दो, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन निकल जाएगा। तो देखो देन डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैसे निकलेगा, आपको फॉर्मूला बताया, वेक्टर कैपिटल P बराबर स्मॉल वेक्टर P अपॉन V। तो देखो वेक्टर स्मॉल p की वैल्यू ये रही q डैश इंटू टी अपॉन a इंटू टी, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो वेक्टर p बराबर आएगा q डैश अपॉन a, भाई q डैश अपॉन a, और आपको पता है सिग्मा बराबर होता है q अपॉन a, तो यहाँ q डैश है तो यहाँ सिग्मा डैश हो जाएगा। तो वेक्टर p बराबर किसका है, सिग्मा डैश के, ठीक है जी। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो p बराबर सिग्मा डैश, वेक्टर ना भी लगाओ तो p किसके बराबर है, सिग्मा डैश के, ठीक है। तो हैंस करके लिख दो, हैंस डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है ना किसके बराबर है, इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड, डैश का मतलब इंड्यूस्ड है ना, इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, हिंदी में कहेंगे अतः परावैद्युत ध्रुवण क्या बोलते हैं, प्रेरित सरफेस को बोलते हैं पृष्ठीय, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर होता है। कर लोगे, चलो। तो ये सेकंड वाला कंप्लीट हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए। अब चलते हैं थर्ड वाले की ओर, आइए तीसरे वाले पे चलते हैं, ठीक है जी। मैं सिर्फ कर रहा हूँ सब, इसका डेरिवेशन भी मैंने करा दिया है ना डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का, और साथ में डेफिनेशन तो करा ही दी, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला कौन सा है, थर्ड है आपका इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है जी। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसे वेक्टर डी से डिनोट करेंगे, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वैद्युत विस्थापन सदिश हिंदी में कहेंगे। वेक्टर ई का फॉर्मूला जानते हो ना, जो पहले वाला है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक फॉर्मूला ये भी तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये पढ़ा है ना आपने, ठीक है जी। तो ये इससे थोड़ा सा देखो कैसे अलग है, यहाँ पे एप्सिलॉन लगा लो, एप्सिलॉन नोट तो तब आता है जब फ्री स्पेस या एयर हो। देखो ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इससे कैसे अलग है, यहाँ होता है वेक्टर डी और ये 1/4 पाई, ठीक है, ये होता है, यानी एप्सिलॉन नहीं है। तो इसमें आप लिखेंगे, इसका मतलब समझिए ना क्या है ये, तो इसमें आप लिखेंगे इट इज ए न्यू इलेक्ट्रिक वेक्टर, एक नया इलेक्ट्रिक वेक्टर है ना, जिसमें क्या है, जो डिपेंड नहीं करता है, देखो एप्सिलॉन नहीं आ रहा है, एप्सिलॉन की वैल्यू मीडियम के बदलने पर बदल जाती है, आपको पता है एप्सिलॉन की वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करती है ना, क्योंकि आप जानते हैं एप्सिलॉन का फॉर्मूला है, क्या है, ये है के इंटू एप्सिलॉन नोट, पढ़ा है ना, के बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन की वैल्यू के पर डिपेंड करती है, और के हर मीडियम के लिए, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है, के तो बदलता रहता है ना मीडियम वाइज, तो मीडियम बदलेगा के बदलेगा एप्सिलॉन बदलेगा, और एप्सिलॉन बदलेगा तो इसका मतलब ई बदलेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो था वो मीडियम पर डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ एप्सिलॉन ही नहीं है इस फॉर्मूले में, इसका मतलब है ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा, समझ गए। तो ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये एक नए प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक वेक्टर, ठीक है, नए प्रकार का इलेक्ट्रिक वेक्टर है जो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो केवल किस पे करेगा, भाई क्यू आ रहा है, आर आ रहा है, आर का मतलब डिस्टेंस और क्यू का मतलब चार्ज, तो चार्ज एक दूसरे से कितनी कितनी डिस्टेंस पर है ना, इस बात पर ये डिपेंड करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, यानी विस्थापन पर, वो डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं वितरण पर, आवेशों के वितरण पर निर्भर करता है केवल, है ना। तो इसमें आप लिखेंगे इट इज ए न्यू टाइप, है ना, इलेक्ट्रिक वेक्टर, इट इज ए न्यू टाइप इलेक्ट्रिक वेक्टर, ठीक है जी। तो आप लिखेंगे, मैंने बता दिया आपको, इट इज ए न्यू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर, या इट इज ए न्यू इलेक्ट्रिक वेक्टर, ठीक है जी, विच
डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, कोमल आगे देख देना, इज नोन एज, है ना, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो यानी यह एक नए प्रकार का वैद्युत सदिश है ना। तो वह सदिश जिसमें, मतलब वह सदिश जो माध्यम पर निर्भर नहीं करता तथा केवल आवेशों के वितरण पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत विस्थापन सदिश कहलाता है। ठीक है, और फिर आप लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर डी, इसे वेक्टर डी से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। और फिर देखो इसका फॉर्मूला लिख देंगे नीचे वाला, है ना, ऊपर वाला नहीं, अभी नीचे वाला फॉर्मूला लिख देना है। और फिर ये फॉर्मूला लिख के आप कहेंगे, ये लिख देना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या आएगा, वेक्टर ई, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसे फर्स्ट डाल दो, इसे सेकंड डाल दो। ठीक है जी, या सेकंड इसे डालने की जरूरत ना है, चाहे तो डिवाइड कर दो सेकंड डाल के फर्स्ट सेकंड को, या ऐसे ही कर लो, देखो ऐसे भी हो जाएगा 1/4 पाई इन, है ना, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये 1/एप्सिलॉन। तो ये क्या है, फर्स्ट से डी के बराबर है, तो वेक्टर ई बराबर आया डी, वेक्टर डी इंटू 1/एप्सिलॉन। तो वेक्टर डी बराबर किसका आया, एप्सिलॉन इंटू वेक्टर ई। भाई वेक्टर डी किसके बराबर आया, एप्सिलॉन इंटू वेक्टर ई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ नीचे लिख देना इट इज द रिलेशन बिटवीन, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विस्थापन सदिश के बीच संबंध का सूत्र है। तो देखो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पढ़ाया और एक रिलेशन भी करा दिया, तीसरे में कर लोगे ना। तो तीनों वेक्टर को मैंने बता दिया है अच्छे से। आइए अब चलते हैं आगे। अब देखो एक नेक्स्ट हेडिंग है इन तीनों में संबंध की। ठीक है जी, तो हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन किस किस के बीच, बिटवीन इनके ही। ठीक है जी, बिटवीन इन्हीं के 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स। ठीक है जी, यानी कि वेक्टर ई, वेक्टर पी और वेक्टर डी, तीनों के बीच रिलेशन आपको बताना है। ठीक है जी, तो रिलेशन बिटवीन 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, और इन तीनों के नाम लिखे हुए हैं, तो नाम तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब तो बस चलते हैं। ठीक है जी, आओ इसका डेरिवेशन करते हैं। देखो इसमें भी डायग्राम तो यही रहेगा, तो आइए, डायग्राम मैंने कहा बिल्कुल सेम है, तो लैंग्वेज भी बिल्कुल सेम हो जाएगी, आप लिख लेंगे। ठीक है जी, तो अब आप खुद बताओ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे या नहीं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस प्लेट और इस प्लेट पर जो चार्जेस हैं उसके कारण होगा, प्लस से माइनस की तरफ, और एक अंदर होगा प्लस से माइनस की तरफ, यानी ये वाला इस साइड, और ये डाइलेक्ट्रिक के भीतर है, तो इसे आप क्या मान लो, ठीक है जी, ई डैश मान लो चाहे, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है जी, तो एक ई नोट हो गया, एक ई डैश हो गया। अब आप रिजल्टेंट निकाल लेंगे, लेकिन पहले दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो। तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच, वो कितना होता है, मैं आपको डेरिवेशन करा चुका हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और पहले वाला जो मैं बात कर रहा हूँ वो एयर में निकाल रहे हैं आप, यानी यहाँ पर। ठीक है, वो कितना है, वो है वेक्टर ई नोट, और आपको पता है सिग्मा अपॉन क्या होता है, 2 एप्सिलॉन नोट होता है। ठीक है जी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है,
और देखो दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालेंगे इनसाइड, जो डाइलेक्ट्रिक फील्ड के डाइलेक्ट्रिक प्लेट के भीतर है। तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक प्लेट, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक प्लेट, ठीक है जी। तो डाइलेक्ट्रिक प्लेट के भीतर वाला आपको देखना है, तो आप मुझे खुद बताओ। ई डैश है तो वेक्टर ई डैश, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा भाई, है तो दोनों प्लेटों के बीच ही, तो ये भी हो जाएगा, बस यहाँ सिग्मा डैश आ जाएगा, ठीक है जी। 2 एप्सिलॉन नोट, ठीक है जी। क्या आएगा, बस सिग्मा डैश, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो रिजल्टेंट निकालेंगे जब परिणामी, तो डायरेक्शन पलट जाए, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण माइनस आएगा, ठीक है। तो देन क्या आएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इन एयर हो गया, यानी वायु में संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, और ये परावैद्युत प्लेट के भीतर वैद्युत क्षेत्र। तो देखो देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र, वेक्टर ई मान लो, क्या हो जाएगा बोलो, वेक्टर ई नॉट माइनस वेक्टर ई डैश, ठीक है जी। वेक्टर ई बराबर, वेक्टर ई नोट का मान रखो कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, दोनों के मान रख दिए। ये इधर ले जाओ, ठीक है जी। बल्कि हाँ, एक गलती हमसे हो गई, बिटवीन द प्लेट्स में 2 नहीं होता, ठीक है जी। 2 होता है केवल सिंगल प्लेट के कारण, नॉन कंडक्टिंग प्लेट के कारण। बिटवीन द प्लेट्स में तो जुड़ जाते हैं ना, तो 2 से 2 मतलब हाँ 1/2 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये जो अपोन का एप्सिलॉन नोट है ये इधर चला जाएगा, तो ये आएगा एप्सिलॉन नोट इंटू वेक्टर ई बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा डैश। तो सिग्मा डैश को इधर ले जाओ, या सिग्मा की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा, सिग्मा डैश प्लस एप्सिलॉन नोट इंटू वेक्टर ई। और आपको मैंने अभी कराया था एक डेरिवेशन कि सिग्मा डैश किसके बराबर आया था, पी के, या पी किसके बराबर था, सिग्मा डैश के। तो ये आ गया सिग्मा बराबर पी, वेक्टर पी कह दो चाहे, प्लस एप्सिलॉन नोट इंटू वेक्टर ई, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, ठीक है जी। देखो इसके बाद आगे हमें तो वेक्टर ई, वेक्टर पी और वेक्टर डी के बीच रिलेशन चाहिए, तो इसलिए हमने वेक्टर ई वेक्टर पी तो आ गया, अब केवल वेक्टर डी लाना है, ठीक है जी। तो वेक्टर डी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो साइड में कर लेते हैं भाई, सिग्मा ये बताओ ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, पढ़ा है ना। ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ध्यान देना, मैं चीज़ अलग को समझा रहा हूँ, चलो मैं उधर ही बता दूँ, बस आप डायरेक्ट याद रख लेंगे। देखो ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो सिग्मा बराबर क्या आएगा, ई इंटू एप्सिलॉन नोट, ठीक है। और सिग्मा बराबर देखो इसका मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कट गया, तो सिग्मा बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए, हाँ एप्सिलॉन नोट तो कट गया ना ये। और मैंने अभी आपको बताया था ये क्या होता है, इसे ही तो क्या आप कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसे ही आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया सिग्मा किसके बराबर है, सिग्मा है आपका वेक्टर डी के बराबर। सिग्मा किसके बराबर है, वेक्टर डी के बराबर, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि कैसे है बराबर, तो साइड में ये लिख देना है यहाँ पे, है ना, साइड में, ठीक है। बाकी नहीं तो सिग्मा किसके बराबर है, डी के बराबर है। मैंने आपको बता ही दिया है सिग्मा डी के बराबर कैसे है। सो क्या हो जाएगा,
वेक्टर डी बराबर हो जाएगा वेक्टर पी प्लस एप्सिलॉन नोट वेक्टर ई। देखो तीनों के बीच रिलेशन है या नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर डी बराबर हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और वेक्टर पी क्या होता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, और वेक्टर ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो तीनों के बीच रिलेशन आ गया, ठीक है। और ये साइड में मैंने या तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो या साइड में ये सारी चीज़ आप दिखा सकते हो साइड में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे लिख देना इट इज़ द रिलेशन बिटवीन 3 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, है ना, वेक्टर ई वेक्टर पी एंड वेक्टर डी, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। रिलेशन, देखो एक रिलेशन और पूछता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, और एक रिलेशन और पूछता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और के बीच। तो रिलेशन बिटवीन, मैं लिख देता हूं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन यानी वेक्टर पी या पी एंड इसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी के। अब इसके बीच एक रिलेशन का फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, ठीक है जी। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर पी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेक्टर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इन दोनों के बीच रिलेशन देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट तक बिल्कुल डेरिवेशन सेम रहेगा, और जो बाद का अलग है यानी डायग्राम सेम, लैंग्वेज सेम, और इक्वेशन फर्स्ट तक बिल्कुल सेम। तो इसके बाद फर्स्ट इम्प्लाइज कर लो, बस फर्स्ट से चेंज होगा, और फर्स्ट से चेंज करके आपको P और K के बीच रिलेशन लाना है। तो P तो पहले से ही है, बस K चाहिए आपको। तो K देखो कैसे आएगा, तो यहाँ से सिग्मा जो होता है, आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया, वेक्टर E बराबर होता है, यहाँ देखो वेक्टर E नोट बराबर क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। वेक्टर E नोट है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो यहाँ से सिग्मा किसके बराबर आएगा, सिग्मा आएगा एप्सिलॉन नोट इंटू वेक्टर E नोट। तो इस सिग्मा की जगह आप रख देंगे एप्सिलॉन नोट इंटू वेक्टर E नोट, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नोट वेक्टर E नोट बराबर वेक्टर P प्लस एप्सिलॉन नोट इंटू वेक्टर E। ये एप्सिलॉन नोट एक साइड ले लो, तो एप्सिलॉन नोट कॉमन आ गया, वेक्टर E नोट माइनस वेक्टर E, ठीक है जी। और ये आपका हो जाएगा बराबर में क्या बचेगा, वेक्टर P। अब देखो K बनाना है, और K कब बनेगा, K आपका बनेगा तब जब एक फॉर्मूला आप K का जानते हो, E नोट अपॉन E, इसका मतलब E कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से E कॉमन ले लो, E यहाँ से कॉमन आएगा, तो एप्सिलॉन नोट तो ऐसा कैसे ही, और वेक्टर E यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा वेक्टर E नोट अपॉन E माइनस 1, और बराबर में क्या बचा, वेक्टर P, ठीक है जी। और ये आपका क्या बन जाएगा, K बन जाएगा। साइड में आप बता दियो, नेक्स्ट लाइन में बताएंगे, एप्सिलॉन नोट वेक्टर E, ठीक है जी। और ये आपका क्या बना, K माइनस 1, और बराबर वेक्टर P, ठीक है जी। साइड में बता दो, चूँकि वेक्टर E नोट अपॉन वेक्टर E क्या होता है, K, मैंने डेरिवेशन कराया था लास्ट लेक्चर में। तो आपको वेक्टर P और K के बीच रिलेशन चाहिए था, तो आपको मिल गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है डेरिवेशन यदि ये वाला आता है तो डायग्राम लैंग्वेज सेम और इक्वेशन फर्स्ट तक बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है जी। और सिग्मा डैश किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है,
ये बात भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो इक्वेशन फर्स्ट तक बिल्कुल सेम करने के बाद फर्स्ट को ही उठाया, और फर्स्ट को उठाने के बाद आप ये फॉर्मूला जानते हैं, वेक्टर ई नोट बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, वेक्टर ई नोट इंटू सिग्मा, वेक्टर ई नोट इंटू एप्सिलॉन नोट, रखी वैल्यू, और सारा बिल्कुल ये एज इट इज रहा। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाली टर्म इधर ले आओ और एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लिया, तो ये आ गया। फिर इसके बाद के बनाना है, के बनेगा तब जब वेक्टर ई नोट अपॉन ई होगा, तो आपने इन दोनों में से ई कॉमन ले लिया, तो यहाँ अपॉन में आएगा और यहाँ 1 बचेगा, वेक्टर ई नोट अपॉन ई हो जाएगा के। तो ये इस तरीके से रिलेशन आ गया डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच। क्लियर है? चलो ये वाला कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। एक दूसरी एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है जी, तो हेडिंग लिखें इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। बुक में देख लियो हिंदी में से क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। देखो एक बात आपको पता है, आप एक बात जानते हैं, जब किसी डाइलेक्ट्रिक को रख दिया जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है ना। और इस प्रोसेस को कहते थे इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, यानी पोलराइजेशन भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन भी कह सकते हो, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो पोलराइजेशन है ना, ये जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है वेक्टर पी, अभी पढ़ा है ना डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, सेकंड वाला जो इलेक्ट्रिक वेक्टर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेक्टर ई के। मैंने आपको बताया था कि भैया जितना ज़्यादा मतलब डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो डाइपोल मोमेंट किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और जो डाइपोल मोमेंट यूनिट वॉल्यूम में प्रोड्यूस होता है उसे ही तो पोलराइजेशन कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। तो जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन किसके कारण हो रहा है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यदि बढ़ाओगे तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको यही बात लिखनी है, लिखने दो द डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ब्रैकेट में वेक्टर पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लिख देंगे और दैट इज करके आप ये लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब है जो परावैद्युत ध्रुवण है वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र बढ़ाओगे परावैद्युत ध्रुवण बढ़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि डाइपोल अच्छे से बनेंगे, डाइपोल मोमेंट अच्छे से प्रोड्यूस होगा, है ना। और डाइपोल मोमेंट अच्छे से प्रोड्यूस होगा तो जितना ज़्यादा डाइपोल होगा पर यूनिट वॉल्यूम डाइपोल मोमेंट उतना ही अधिक होगा, यानी पी अधिक होगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग बात। तो यहाँ पे इसे हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे आप काई, ये काई है ना, आप इस सिंबल को परिचित होंगे, इस काई है और काई के सफिक्स में ई है क्योंकि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है जी, है ये। तो इसका मतलब काई ई कितना आया, वेक्टर पी अपॉन वेक्टर ई। काई ई कितना आया, वेक्टर पी अपॉन वेक्टर ई। इसका मतलब है आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, वेक्टर पी है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, वेक्टर ई है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप कह सकते हैं हेंस, यहाँ तक करने के बाद हेंस द रेशो ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ब्रैकेट में लिखना वेक्टर पी टू द, इसका रेशो किसके साथ है, टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, कॉमन लगा लिखना, इज नोन एज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है जी। तो मैंने कहा परावैद्युत ध्रुवण वेक्टर पी तथा बाह्य वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के अनुपात को इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। देख लेना, हिंदी मुझे याद नहीं आ रही इस टाइम। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है ये, इसे आप कर लेंगे और है ना, इम्पोर्टेंट है ये डेफिनेशन। और इसके बाद देखो एक रिलेशन पढ़ेंगे, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी यानी काई ई एंड, और दूसरा लेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कैपिटल के, ये डेरिवेशन है। ठीक है जी,
इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई ई और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के बीच रिलेशन। ठीक है, चलो ठीक है जी। तो आप याद रखियो वेक्टर P अपॉन वेक्टर E क्या होता है, काई ई। देखो ये डेरिवेशन तुम्हें कैसे करना है, ये तो मैंने डेरिवेशन करा दिया पूरा। देखो आप इसमें देखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, आप जानते हो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसकी हेल्प लेंगे इसमें, है ना। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बोलो, आपको पता तो है, दो फॉर्मूले मैंने इसके लिखवा रखे हैं। एक तो है वेक्टर डी बराबर है एप्सिलॉन इंटू वेक्टर ई, और एक रिलेशन अभी प्रूफ करा था, इक्वेशन फर्स्ट, और एक रिलेशन ये प्रूफ करा कि एप्सिलॉन नोट ई वेक्टर ई है ना प्लस वेक्टर पी। अभी ये भी तो प्रूफ करा, दोनों को बराबर रख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। वी हैव क्या आएगा, एप्सिलॉन वेक्टर ई बराबर एप्सिलॉन नोट वेक्टर ई प्लस वेक्टर पी। ठीक है जी, एक साथ कर लो, एप्सिलॉन वेक्टर ई माइनस एप्सिलॉन नोट वेक्टर ई बराबर वेक्टर पी। ठीक है जी, ठीक है, वेक्टर ई तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नोट, बल्कि कॉमन साथ में ये भी लो, एप्सिलॉन नोट भी है ना और वेक्टर ई भी। तो यहाँ कितना बचा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट ना हो गया, ई तो बाहर आ गया, -1 हो गया बराबर वेक्टर पी हो गया। ठीक है जी, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट क्या होता है, के, इसलिए बनाया है ऐसे। ठीक है जी, लेकिन ये ठीक है, ससेप्टिबिलिटी लानी है ना, ठीक है। देखो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन, और जो ई है ना उधर ले जाओ अपॉन में, ये क्या बन जाएगा, के -1, और ये हो जाएगा वेक्टर पी अपॉन वेक्टर ई। और तुम्हें भी तो कराया वेक्टर पी अपॉन वेक्टर ई क्या था, काई ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, तो ये है एप्सिलॉन नोट के -1 बराबर ये क्या बन जाएगा, काई ई। ठीक है जी, तो देखो इट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कर लोगे इसे तो यहाँ तक आप कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और k-1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, काई ई अपॉन एप्सिलॉन नोट, कैसे भी जो लिखा मिल जाए या जहाँ तक भी करो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो ये डेरिवेशन भी आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, कर लोगे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है जी, चलो तो फिर है ना, इसके सारे डेरिवेशन और सब कुछ यूनिट कंप्लीट हुई, तो आप यहाँ तक बहुत अच्छे से कर लेना। आपको टेलीग्राम चैनल पर अब पूरी यूनिट के ही नोट्स एक साथ मिल जाएंगे, मैं पिंड कर दूंगा, तो वहाँ पर से आप ज्वाइन मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, टेलीग्राम चैनल में यदि आप ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और आपकी जो फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स वाली बुक है वो आपकी पेड बैच में चल रही है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।